नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर राजपुरोहित, जो यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इवन आपके जो है लोक विधि के जो है लेक्चर के लिए टीचर हूं। और आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है भारतीय दंड संहिता। ये टॉपिक जो है यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से यूपीएसआई के अंदर जो है करीब करीब 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी जो है विधि और जो है भारतीय संविधान दोनों सम्मिलित है। अब दोस्तों इस चीज को अपन देखते हैं, 40 नंबर है। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ जो होगा वो 2.5 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स के टोटल। इसमें कितने मार्क्स है? 100 मार्क्स है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप जितने भी YouTube चैनल पे देखेंगे तो आपको इतना विस्तृत और अच्छे से कहीं पर भी जो है ये टॉपिक कवर नहीं करवाया हुआ होगा। तो हमारा ये प्रयास है, आज से हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो है पर डे टॉपिक लेके आएंगे इस भारतीय दंड संहिता से। हम जो है इसमें देखेंगे कि ये किस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से टॉपिक से इसमें पूछे गए हैं, उन सारी बातें आज हम यहाँ करेंगे। तो दोस्तों आज अपन देखेंगे जो है भारतीय दंड संहिता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारतीय दंड संहिता। तो इसमें देखेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। क्या देखेंगे दोस्तों? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मैं बात करूं आपसे, इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो हम देखेंगे क्या ये भारतीय दंड संहिता जो है वो 1860 में ही बनी थी, या उससे पहले भी भारत में कई प्रकार के कानून या विधि या न्याय होता था। तो दोस्तों देखिए ऐसा है, इसे जो है आप भारतीय दंड संहिता हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं, इसे शॉर्ट में आप कहते होंगे आईपीसी, यानी इंडियन पेनल कोड। ठीक है, क्या है? इंडियन पेनल कोड। ये इसका जो है इंग्लिश में नाम है इंडियन पेनल कोड, और उर्दू में इसे आप कहते हैं ताज इरात ए हिंद। क्या कहते हैं? ताज इरात ए हिंद, क्योंकि उर्दू जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है यूपी की, तो इसमें भी आपको नाम आपको पता होना चाहिए, ताज इरात ए हिंद। इसका जो है उर्दू नाम है। क्या नाम है? उर्दू नाम है। इस चीज का ध्यान रखना। चलो, ये तो एक नॉर्मल चीज हुई कि हिंदी में हम इसे जो है भारतीय दंड संहिता कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम शॉर्ट में तो आईपीसी कहते हैं, और फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? इंडियन पिनल कोड। चलिए, और उर्दू में क्या कहेंगे? ताज इराक ए हिंद। चलो यहां तक तो ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। क्या भारत में इससे पहले भी कोई कानून हुआ करते थे? तो देखिए दोस्तों, जहां समाज होता है, जहां सभ्यता होती है, वहां पे अपराध भी होंगे, और वहां पे उन अपराधों पर नियंत्रण के लिए क्या होंगे? नियम, कानून, कायदे और विधान भी होंगे। तो देखिए, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मैं बात करूं तो जो है हम कई सारे स्मृति ग्रंथ देखते हैं। क्या देखते हैं? स्मृति ग्रंथ। हालांकि जब भारत में इस्लाम आया उससे पूर्व में भारत में जो वैदिक सभ्यता थी, या हमारी अपनी जो सभ्यता थी जिसे हिंदू संस्कृति कहते हैं, तो उस वैदिक सभ्यता में हमारे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ होते थे। वो होते थे जो है वेद है, उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, और भी कई सारे जो है श्रुति साहित्य जो था वो सारा का सारा। तो इस स्मृति ग्रंथों में कहीं ना कहीं कई सारे हमें जो है नियम, कानून या जो है विधान की पुस्तकें देखने को मिलती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात करूं तो सबसे पहले हम देखते हैं वो है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। आपको पता होगा भारत की पहली कानून की पुस्तक के रूप में इसे याद किया जाता है, मनुस्मृति। ठीक है, शुंग काल में लिखी गई थी। दूसरी मैं बात करूं तो जो है आपकी प्रसिद्ध एक जो है याज्ञवल्क्य स्मृति है। कौन सी है? याज्ञवल्क्य स्मृति। चलिए, याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करते हैं। इसके बाद अभी और देखे आगे तो मौर्य काल में आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु थे वो थे कौटिल्य या चाणक्य जिसे आप कहते हैं। तो ये जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौन सा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये सारी की सारी पुस्तकें कहीं ना कहीं जो है भारत में पहले से विधि, विधान, नियम, कानून, कायदों के लिए क्या थी? मौजूद थी। और इन सारों में जो जो अपराध होते हैं, जो जिस प्रकार की चोरी होती है, इवन किसी भी प्रकार की हत्या होती है, तो उन सारों के लिए क्या नियम होंगे, उनके सजा के क्या प्रावधान होंगे, वो सारी बातें की गई है। किसमें? स्मृति ग्रंथों में की गई है। किसमें की गई है? स्मृति। इसका मतलब ये है कि भारत में पहले से ही जो है क्या थी? आपके कानून व्यवस्था तो मौजूद थी। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। जब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, तब इतनी स्पष्ट व्याख्या हमें जो है इस न्याय के बारे में नहीं मिलती है। धर्म के अनुसार जो चीजें डिसाइड कर ली जाती थी। लेकिन जब जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं महाजनपद काल, और उसके बाद जो है मौर्य काल में आते हैं, तो आपने देखा होगा कि मौर्य काल के अंदर, कौन से काल में? मौर्य काल में हम देखते हैं कि हमें 2 प्रकार के न्यायालयों की स्पष्ट जानकारी मिलती है मौर्य काल में।
कौन से काल में? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां मैं आपको बता रहा हूं भारतीय दंड संहिता, आप ये कभी मान के मत चलना सिर्फ इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में घुस के क्वेश्चन पूछ ले, वहां आपकी सारी जानकारी आपको होना जरूरी है। तो मौर्य काल के अंदर हमें जो है दो प्रकार के न्यायालयों की जानकारी मिलती है। कितने प्रकार की? दो। कौन कौन से? तो एक जो है आपका है धर्मस्थीय न्यायालय। कौन सा है? धर्मस्थीय न्यायालय। और एक होता है कंटक शोधन न्यायालय। कौन सा है? कंटक शोधन न्यायालय। अब देखिए ना फर्क क्या है। ये न्यायालय जो है वर्तमान का अपना सिविल न्यायालय होता है वो है, और ये एक प्रकार का क्या है? फौजदारी है। कौन सा है? ये जो है आपका दीवानी, जिसे आप कहते हैं, जब भारत में इस्लाम आए तो उसको हमने जो है सिविल को क्या कहना शुरू किया? दीवानी। और इसको हम क्या कहते हैं? आपराधिक जो मामले होते हैं उसको फौजदारी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो है मौर्य काल के अंदर हम देखते हैं दो न्यायालय। कितने प्रकार न्यायालय? दो प्रकार, धर्मस्थीय और जो है कौन से है? कंटक शोधन। तो धर्मस्थीय न्यायालय होते थे वो क्या होते थे? एक प्रकार के दीवानी न्यायालय। और कंटक शोधन न्यायालय होते थे वो क्या होते? एक प्रकार के फौजदारी न्यायालय। ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा, ये दीवानी और फौजदारी जो शब्द आए हैं ये आए हमारे यहाँ इस्लाम में। आपको पता है 7वीं शताब्दी के बाद जो है भारत में अरब आक्रमण हुए या मुस्लिम जगत के कई सारे आक्रमण हुए, और भारत में जो मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ती है अगले जो है करीब करीब 1707 तक जो है स्पष्ट प्रभाव उनका दृष्टिगोचर होता है हमारे इतिहास के। तो उस समय तक जो है हम मानते थे कि दीवानी और फौजदारी न्यायालय होते थे, और उनमें भी कई सारी चीजें जो है ऐसी थी कि सेंट्रल लेवल पे जो चीजें होती थी, केंद्रीयकृत चीजें होती थी, वो तो शुरू से शरीयत के अनुसार होती थी सीधी सीधी, और जो बाकी विवाद होते थे वो आपसी धर्म के अनुसार। जैसे हिंदू धर्म में तो हिंदू धर्म के कानून कायदे नियम के उनके अकॉर्डिंग, और मुस्लिम लोगों के हिसाब से मुस्लिम नियम कानून कायदे अनुसार न्याय होता था। तो ये तो हमने बात की मौर्य काल, स्मृति ग्रंथ या इस्लाम तक की, यानी भारत में जो है मध्य काल में मुगल आए तब तक की बात। चलो इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होगा। क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक जो है अंग्रेज कंपनी आती है व्यापारी बनके। क्या बनके आते हैं? व्यापारी। जैसे नेपोलियन कहा भी करता था कि ब्रिटिश तो क्या है? व्यापारी है, बनिए हैं। क्या है? व्यापारी है या बनिए हैं, वो कभी अच्छे श्रेष्ठ योद्धा नहीं हो सकते। चलिए तो अब आगे देखते हैं इसमें कि हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में, कब की बात है? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और इसको जो है अगले 15-20 साल के लिए जो है पूर्वी एशिया में या अपने भारत वाले क्षेत्र है इधर की तरफ जो है व्यापार का क्या मिल जाता है? अधिकार मिल जाता है ब्रिटेन की रानी या महारानी से। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने 1609 में पहली व्यापारिक कोठी खोली थी भारत में सूरत के अंदर, और उसमें जो आपने देखा होगा कई सारे जॉर्ज थॉमस रो वगैरह जो है आते हैं जहांगीर के दरबार में वगैरह, वो सारी किसी हिस्ट्री में अपन देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। कौन आती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से जो है, कहां पे? बंगाल में। कहां में? बंगाल। बंगाल की जो है सूबेदारी हासिल कर ली, या दो जगह क्षेत्र, गोविंदपुरा। कौन सा? गोविंदपुरा, सूटी नाता, और जो है जिनसुरा वगैरह, यहाँ के क्षेत्रों की जो है क्या कर ली इसने? सूबेदारी हासिल कर ली। किससे? सूजा से। किससे की? सूजा से। सूजा कौन था? औरंगजेब का एक पुत्र था, जो उसमें बंगाल का क्या था? सूबेदार या गवर्नर था। उससे ये इन क्षेत्रों की की, और यहाँ पे जो है गोविंदपुरा नामक जगह, यहाँ पे उन्होंने एक शहर बसाया जिसे हम कहते हैं कलकत्ता। क्या कहते हैं? कलकत्ता। और यहाँ पे जो है फोर्ट विलियम की क्या कर दी? स्थापना। जो चारनाक नाम का व्यक्ति था उसको जो है कलकत्ता का निर्माता कर। चलो ये हिस्ट्री की बात है, इतना हम नहीं जाएंगे। तो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रमुख केंद्र बनाया, वो बनाया किसको? बंगाल। किसको बनाया? बंगाल। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? बंगाल पे अधिकार के लिए जो है यहाँ इनका जो है एक युद्ध होगा 1757 में। कब होगा? 1757। बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध है, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध। यह आप यही समझिए कि बंगाल में एकाधिकार स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय जो बंगाल के नवाब थे उनके मध्य क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है 1757, प्लासी का युद्ध हम कहते हैं। ठीक है। इस युद्ध ने यह तय किया कि बंगाल में सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन होंगे या बंगाल पे शासन कौन करेंगे। वो कौन से युद्ध ने तय किया? प्लासी के युद्ध ने। अब देखिए इससे आगे, प्लासी के युद्ध के बाद ठीक 1764 में, कब भाई? 1764 में एक बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में
मुगल बादशाह, ठीक है, और जो है अवध के बादशाह और बंगाल के, तीनों मिलकर लड़े किसके विरुद्ध? कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इस युद्ध ने यह तय किया, यह तय नहीं किया कि इस युद्ध में कौन जीतेगा या भारत पे शासन कौन करेगा, बल्कि यह तय किया कि अब भारत पे शासन कौन नहीं करेगा, यानी कि कौन करेगा? कंपनी करेगी। कंपनी के सबसे बड़ा गेटवे जो बना इंडिया में घुसने का, पूरे भारत पे एकाधिकार करने का, वो 1764-62 का युद्ध था। और आप देखेंगे कि अगले 50 साल में कंपनी ने समस्त, इवन बंगाल, बॉम्बे, अवध, पंजाब और आपका जो है राजपूताना, सिंध, इन सारे क्षेत्रों पे जो है कहीं न कहीं अधीनस्थ से संधियां करके या अपने प्रत्यक्ष युद्ध के द्वारा जीत के इन क्षेत्रों में क्या कर लिया? एकाधिकार। तो इस बक्सर युद्ध के बाद कंपनी की भूमिका जो है भारत में वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कंपनी के पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षेत्र। लेकिन अभी तक कंपनी पूरे भारत पर अधिकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि मराठा एक बहुत बड़ी क्या थी? शक्ति थी। हैदराबाद और मैसूर वाला क्षेत्र है, उसमें भी जो है टीपू सुल्तान या आप जो है उनके जैसे लोग जो है अभी भी इनके सामने क्या थे? संघर्ष थे। अब होता क्या है कि यहाँ जब इनके प्रत्यक्ष अधिकार में क्षेत्र है वो कौन सा है? बंगाल है। बंगाल में क्या करेगी कंपनी अपना? बंगाल में कंपनी जो है 1772 के अंदर, कब भाई? 1772 में इसने जो है बंगाल में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का क्या बन के आएगा? गवर्नर बन के आएगा। क्या बन के आएगा? गवर्नर। देखिए ध्यान रखना, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर? बंगाल का, पूरे भारत का नहीं है। यानी कि ब्रिटिश क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र जो ब्रिटिश के अधिकार में, यानी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है, उनमें लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या बनेगा? गवर्नर बन के आएगा। ये घटना है करीब करीब 1772 की। कब की है? 1772 की। कब की है? 1772 की। चलिए आगे देखते हैं। अब होता क्या है कि जब ये वहां गवर्नर बन के आता है तो इसी के कार्यकाल में जो है इसने किया भारत में जो है अदालतों की स्थापना की। इसकी स्थापना की अदालतों, या जैसे अपन क्या कहते हैं? न्यायालय। भारत तो क्या है? कलकत्ता, या आप समझिए बंगाल प्रॉपर कलकत्ता में ही वैसे की थी न्यायालय की स्थापना। और इस न्यायालय में दो चीजें कॉमन थी, दो चीजें मतलब थी। वो क्या थी? एक तो ये था कि यहाँ पर जो है न्यायालय होगा, न्याय होगा वो स्थानीय विधि या कानून के अकॉर्डिंग होगा, और एक जूरी होगी वो सुझाव देगी, उसके अधिकार जो है मुफ्ती वगैरह जो होते थे वो अपना क्या सुनाते थे? न्यायालय सुनाते थे। दूसरा जो इसका मतलब ये होगा कि ब्रिटिश अधिकारी जो होंगे वो भारतीयों का न्याय नहीं करेंगे। कौन करेंगे? स्थानीय समझा जाएगा, या स्थानीय लोग जो है अपने हिसाब से बैठ के व्यक्तिगत तौर पे दोनों पक्षकार को बिठा के सुलह कर लेंगे। दूसरी इसमें कॉमन चीज ये थी, यदि कोई फौजदारी मामला है, हत्या मर्डर का है, उसका मृत्युदंड वगैरह तय करना है तो वो अभी भी कौन करेंगे? भारतीय शासक करेंगे, यानी कि बंगाल के नवाब वगैरह है वो करेंगे। ये बात किसने की? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1772 में। अब देखिए यहां से एक बहुत ही खतरनाक घटनाक्रम होगा क्या? एक बहुत ही फेमस एक्ट आएगा। क्या आएगा? फेमस एक्ट। अब ध्यान रखना, यहाँ धीरे धीरे कंपनी जो है किस तरह भारतीय न्याय प्रणाली को बदलती है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कई सारे एक्ट आएंगे, उन एक्टों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से एक्ट में जो है भारतीय न्याय प्रणाली पे प्रभाव पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक्ट आता है 1773 का। कौन सा एक्ट है? 1773। इसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के अंदर कलकत्ता के, कहां पे? इस एक्ट में कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की। ध्यान रखना, आपके पूछे वैसे ये क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री या जीके के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, और आप यदि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो विधि के हिसाब से और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछेगी भारत में प्रथम जो है अंग्रेजों ने प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में। ये एक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रभावशाली एक्ट था भारतीय न्याय प्रणाली को बदलने में। चलिए, तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसके प्रमुख बनाए गए प्रमुख था वो था एलिजा इम्पे। कौन था? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे जो होती है वो इसके क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। और इस तरह से जो भारत में पहला कोर्ट बना, इस कोर्ट की खासियत क्या थी? कोर्ट की खासियत यह थी कि ये सिर्फ कलकत्ता क्षेत्र के जो है, कहां के? कलकत्ता, इसका क्या था? क्षेत्राधिकार, यानी कि ये कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र जो है उसके अंदर थे, उन्हीं क्षेत्रों के मामलों को क्या करेगा? सुनवाई करेगा, और इसके विरुद्ध में जो है निर्णय देगा, वो आपकी जूरी देगी। कौन देगी? एक जूरी होगी,
वो निर्णय देगी और इसके विरुद्ध में अपील आपको करनी है। क्या करनी है? विरुद्ध अपील करनी है, आपको अपील करनी है। तो अपील आप कहां करेंगे? सीधी ब्रिटिश उच्चतम न्यायालय करेंगे। कहां करेंगे? ब्रिटिश उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यानी भारत में कहीं पर भी नहीं होगा। क्या होगा फिर इसके विरोध में अपील करनी है आपको? तो ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटेन में करनी होगी। चलिए, अच्छा, इसमें एक ये भी शर्त थी, ये भी स्लो प्लॉट था कि भाई जो है यदि आप दो पक्ष आपस में सहमत है तो वो अपनी सुनवाई कहां कर सकते हैं? कलकत्ता में आके कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? दोनों ही पक्षों को सहमत होना जरूरी है। आपका किसी से विवाद है तो सामने वाली पार्टी और आप दोनों सहमत होंगे कि हम कलकत्ता में सुनवाई करना चाहते हैं, तब वो होगा, वरना नहीं होगा। चलिए, इस तरह से एक्ट हुआ। धीरे धीरे जो है 1861 तक जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आता है तब तक ये एक्ट लागू रहता है वैसे, लेकिन इसमें समय समय पे क्या किए जाते हैं? संशोधन किए जाते हैं। संशोधन क्या होता है? तो सुनिए, एक बहुत ही फेमस संशोधन होता है, वो होता है 1793 में। कब होता है? 1793 में। इसमें जो है न्यायिक अधिकार या न्यायिक सुधार नाम से जो है इस अधिनियम में सुधार किया गया और इसमें यह कहा गया कि जो है आंतरिक मामले होंगे बंगाल वगैरह के, वो लोग जो है वो कहां सुधर जाएंगे? कलकत्ता के अंदर सुलह किए जाएंगे और उसमें जो है दो सदर आपके निजाम और एक और मुखिया निजाम, इस तरह से जो है दो भागों में इसको बांट दिया गया। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना। ये एक सुधार किया गया 1793 में। अब क्या होगा आगे? आगे जो होगा वो होगा सीधा 1833 में। कब होगा? 1833 में। होता क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो है आपके कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे, 1700 रेगुलर एक्ट, इसमें बंगाल के गवर्नर। ठीक है, ऐसा का ऐसा एक एक्ट आएगा जिसे अपन कहेंगे 1833 का एक्ट जो है उसमें जो गवर्नर होंगे वो होंगे विलियम बेटिक। कौन होंगे? विलियम बेटिक। तो इस गवर्नर जनरल, जब ये एक्ट आया था, इसमें ये कहा गया था कि जो है गवर्नर जनरल है उसके सहयोग के लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? परिषद, यानी भारत परिषद बनाई जाएगी और उसमें कितने सदस्य होंगे? उसमें जो है 4 सदस्य होंगे। उनका काम क्या होगा? तो उनका काम यह होगा कि गवर्नर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेगा तो उसमें जो है ये परिषद उनको क्या देगी? परामर्श देगी, सुझाव देगी। ठीक है, ये काम किया गया। इसी प्रकार की भारत परिषद होती है 1833 में। तो आप उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अपन अब देखेंगे दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट जो होता है वो है 1833 का चार्टर एक्ट, जिसे अपन कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। 1833 कंपनी एक्ट जो होता है, इसमें जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? पहली चीज ध्यान रखना, इसमें ये प्रावधान था कि बंगाल का गवर्नर अब क्या हो जाएगा? भारत का गवर्नर। ठीक है ना? तो उस समय जो है भारत के गवर्नर थे वो थे विलियम बेटिक। कौन थे? विलियम बेटिक। विलियम बेटिक। ठीक है, ये क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल। अब इनके सहयोग के लिए क्या बनाई गई थी? भारत परिषद बनाई गई थी और इसके एक विधि सदस्य थे। क्या थे? विधि सदस्य। जो ये विधि सदस्य थे इनका नाम था वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले। वेलिंगटन मैकाले ये बहुत ही फेमस था। इसने शिक्षा पे भी सुझाव दिया था, जिसे हम न्यूट्रिशन सिद्धांत कहते हैं। उसमें यह था कि उच्च स्तरीय उच्च कुलीन भारतीय को शिक्षा दी जाएगी और वो धीरे धीरे छल के निम्न स्तर तक पहुंच जाएगी। तो ये भी इसी ने दिया था। तो ये वेलिंगटन जो है मैकाले, ये उस समय विधि आयोग के भारत परिषद के विधि सदस्य थे और इन्होंने ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव रखा। कहां रखा? ब्रिटेन की संसद में। कहां रखा प्रस्ताव? ब्रिटेन की संसद में। क्या रखा इन्होंने? प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव यह था कि भारत में जो है उस समय, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदू कानून के अंदर हिंदुओं का जो न्याय किया जाता था या सुनवाई होती थी और मुस्लिम लोगों के अनुसार मुस्लिमों की सुनवाई होती थी। तो इसमें यह तय किया गया कि भाई जो है क्यों ना भारत में एक ही कानून हो। ठीक है, तो कानून या दांडिक
विधियां थी उनका जो है क्या किया जाए, संहिताकरण किया जाए। ठीक है, तो इनका संहिताकरण करने के लिए प्रस्ताव उन्होंने कहां रखा, ब्रिटेन की संसद में, और ब्रिटेन की संसद को ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें जो है भारत में एक कानून करना चाहिए। तो क्या करें, तो इन्होंने कहा कि अब हम भारत में जो है क्या बनाएंगे, प्रथम विधि आयोग की घोषणा करेंगे। क्या की, प्रथम विधि आयोग, यानी कि प्रथम विधि आयोग बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रथम विधि आयोग जो है कब बना, प्रथम विधि आयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। प्रथम विधि आयोग ये बना आपके जो है 1834 में। कब बना, 1834 में क्या बना, प्रथम विधि आयोग। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि प्रस्ताव कौन रख रहा है, मैकाले रख रहा है ना, लॉर्ड मैकाले। तो जो है ये 4 सदस्यीय था। कितने सदस्यीय था, 4 सदस्यीय था। और इसका जो है अध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक है, जो प्रस्ताव रख रहा है वही क्या होगा, अध्यक्ष। वो कौन होगा, लॉर्ड मैकाले। पूरा नाम भी ध्यान रख लेना, लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले। चलिए भाई, तो अध्यक्ष होते हैं मैकाले, और इनके साथ जो है सदस्य होते हैं वो होते हैं 3 सदस्य। ठीक है, 3 सदस्य जो होंगे वो देखते जाओ। एक तो होता है मिलेट, क्या नाम है, मिलेट। एक होता है आपका एंडरसन, कौन होता है, एंडरसन। और एक का नाम होता है ओलिव क्लार्क करके, ऐसा कुछ नाम होता है उसका भी। तो वो नाम जैसे मुझे याद है मैं आपको बता दूंगा पूरा नाम। तो ये 3 लोग जो है इसके क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे, किसके, आपके प्रथम विधि आयोग के। ठीक है, इन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई, इन लोगों को क्या जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है चारों ही मिलकर भारत में पुलिस, यानी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और वहां का लोकल विधि या वहां के कानून क्या क्या है उनके बारे में बात करेंगे, और वहां की न्याय प्रणाली कैसी है, न्यायालय कैसे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उन लोगों ने अपनी जो है रिपोर्ट बना के और 14 अक्टूबर और 1837 को सौंप दी, किसको, इस विलियम बेटिक को। इसको सौंप दी विलियम बेटिक को। इन लोगों ने इस चीज पे जो है क्या बनाया, पूरी सुझाव देके पूरी रिपोर्ट बनाई। क्या बनाई, रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसको सौंप दी, विलियम बेटिक को। कब सौंपी, ये रिपोर्ट सौंपी जैसा कि मैंने कहा 14 अक्टूबर 1837 को। ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि जब आप तय कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, तो जो है आपको ये पता होना चाहिए कि विधि के संबंध में कितने क्वेश्चन आने हैं। कम से कम 50% वेटेज मान के चलो, 100 मार्क्स की टोटल आएगी यदि विधि और संविधान, तो 50 नंबर तो पक्के हैं, यानी कि 40 में से 20 क्वेश्चन तो श्योर है। तो ये मान के चलिए। तो यहाँ जो है रिपोर्ट बनी वो 14 अक्टूबर 1837 को बनी, और किसको सौंपी गई, विलियम बेटिक को। या विलियम बेटिक के बाद जो है भारत के जो है गवर्नर जनरल होंगे 1837 में, उनको सौंपी गई। अब उसमें जो है क्या होता है, मेरे ख्याल से मैटकोफ होंगे उस समय। ठीक है, तो वो जो है रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट उन्होंने जो है अपनी भेजी, वो किसको भेजी, भारत के जो है ये रिपोर्ट भेजी गई भारत के अलग अलग न्यायाधीशों को। किसको भेजी गई, न्यायाधीशों को। और किसको भेजी गई, और ये रिपोर्ट भेजी गई विधि परामर्शदाताओं को। किसको, विधि परामर्शदाताओं। ये रिपोर्ट इनको भेजी गई, और इसलिए भेजी गई ताकि इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो, किसी प्रकार के जो है यदि इसमें आपको सुधार करना है, कोई और सुझाव देना है अपना, तो आप दीजिए, हम उसको भी ससम्मत स्वीकार करेंगे और आवश्यक बात उसमें संशोधन करके उसको ऐड कर देंगे। चलिए, तो इस तरह से रिपोर्ट भेजी गई, और इस तरह से भारत का पहला विधि आयोग गठन हुआ 1834 में, और जो है लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले ने इसका क्या किया थी, अध्यक्षता। चलिए, अब ये ठंडे बस्ते में चली जाती है, क्या चली जाती है, ठंडे बस्ते में। 1845 में, कब भाई, 1845 में। ठीक है, 1845 में क्या होगा, वापस जो है एक विधि आयोग गठित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 1845 में वापस विधि आयोग गठित किया जाएगा। तो उस समय क्या होता है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि कानून या सुधार जो होते हैं भारत में ब्रिटिश काल में, वो जो है तत्काल प्रभाव से नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं। तो 1845 में जो है दूसरा विधि आयोग गठित किया गया। देखिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत में कितने विधि आयोग का गठन किया गया था, या भारतीय दंड संहिता के गठन से पूर्व भारत में कितने विधि आयोग का गठन किया गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो दूसरा विधि आयोग जो आपका बनेगा, वो विधि आयोग बनेगा 1845 में। इस विधि आयोग ने
इस भारतीय दंड संहिता की जो रिपोर्ट थी इसको दो भागों में दिया। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक इसने 1846 में रिपोर्ट बनाकर भेजी गवर्नर जनरल के पास और एक भेजी 1847 में। ठीक है, कब भेजी? 1847 में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। लेकिन कालांतर में क्या होता है? 1856 में। कब भाई? 1856 करीब। दो आदमी होते हैं जो भारत परिषद के सदस्य होते हैं। किसके होते हैं? भारत परिषद के जो है वो क्या होंगे? सदस्य होंगे। और उन्होंने जो है नाम था बैथून। क्या नाम था? बैथून। और एक का नाम और था कुछ, मैं भूल रहा हूं शायद। तो वो उन लोगों ने मिलके जो है इस परिषद में जो अपनी रिपोर्ट बनाई। और इस पिकॉक था, उसका नाम क्या था? पिकॉक था। याद आ गया आपके भाग से, नसीब तेज थे आप लोगों के। चलिए, तो 1856 में परिषद जो भारत परिषद थी क्या थी? गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए, परामर्श के लिए उससे दो सदस्य थे, बैथून और पिकॉक। इन्होंने जो है इस जो आपका भारतीय दंड संहिता थी इसका वापस जो है इस पे क्या तैयार की? रिपोर्ट तैयार की। और इसको कहां रखा? इसको विधान परिषद के, उसमें भारत में विधान परिषद होती थी। क्या होती थी? भारत जो एक प्रकार का जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद था या उपनिवेश था, इसलिए वहां भारत में क्या होती थी? विधान परिषद होती थी। जैसे अपने राज्यों में होती है वैसे भारत एक प्रकार का राज्य था ब्रिटेन का। ठीक है, तो विधान परिषद थी। इसके समक्ष जो है क्या की? इन्होंने प्रस्तुत किया विधान सभा या विधान परिषद में प्रस्तुत की। विधान परिषद ने इसको जो है 1860 में पास किया। कब किया? 1860 में क्या कर दिया? इसे पास कर दिया या इसे क्या कर दिया? मंजूर कर दिया। क्या कर दिया? मंजूर। कब किया? 1860। ठीक है, जैसे ही इसे मंजूर किया गया, ये करीब करीब 26 अक्टूबर 1860 की करीब घटना है। इसे मंजूर किया गया। मंजूर करते ही इसे जो है 1 जनवरी, याद रखना ये डेट, आज 1 जनवरी 1862 को ये कानून जो है संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल। ठीक है, संपूर्ण भारत में ये कानून क्या हो गया? भारत में कानून लागू। ठीक है, हालांकि बाद के सालों में ये भारतीय दंड संहिता जो है JNK में शामिल नहीं थी, लागू नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था और उसका अपना अलग नियम कानून कायदे थे। लेकिन जैसे धारा 370 हटी है ना 5 अगस्त को 2019 को, तो उस समय जो है ये वापस भारत के संपूर्ण क्षेत्र में क्या हो गया? लागू। क्योंकि जम्मू कश्मीर अब कोई अलग संविधान वाला या अलग कोई विशेष रियायत है नहीं संविधान में, तो वो भारतीय संविधान की केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां भी ये क्या होगी? वापस लागू हो गई। ये भी ध्यान रखना, करंट के हिसाब से भी, हिस्ट्री के पर्पज से भी। तो इस तरह से जो है ये कानून क्या होता है? लागू। अब आपको अभी तक हमने पढ़ा, इसमें देखो 3 डायमेंशन टॉपिक को सोचना है। एक तो क्या सोचना है? पॉलिटी के हिसाब से जो जितने भी आयोग बने हैं, जितने भी सदस्य थे, वो सारे आपको ध्यान में होने चाहिए। दूसरा क्या होगा? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाए तो हिस्ट्री में जहां जहां जब भी ऐसे कानून बने उनको ध्यान में रखना है। इन कानून से पहले ब्रिटेन की भूमिका क्या थी, बाद में ब्रिटेन की भूमिका क्या होती है, या उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, है ना, तो वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। इन रिपोर्टों के सदस्य कौन थे, तो ये हिस्ट्री के टॉपिक होते हैं। गवर्नर जनरल कौन सा था या कौन सी युद्ध के बाद इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा जो उसका एंगल देखा जाता है वो करंट वाला, जैसे मैंने कहा कि ये संपूर्ण भारत में लागू था। इवन संपूर्ण भारत उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखना है, ना कि आज के हिसाब से। तो उसमें बांग्लादेश भी था, भारत भी था, ठीक है, पाकिस्तान भी था, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये सारे के सारे इनमें लागू थी। तीसरा करंट एंगल देखे तो मैंने कहा जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद लागू नहीं थी, क्योंकि उनका अपना एक संविधान और झंडा था। चलिए, तो अब लागू क्यों है? क्योंकि धारा 370 यहां से हटाई जा चुकी है 5 अगस्त 2019 को, तो वहां अब लागू। तो अब ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि मल्टीपर्पज टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं, उसमें 3-4 ऑप्शन डाल देंगे आपके सामने, कहीं इनमें से कौन सी नहीं है बताइए। तो आपसे पूछेंगे क्या भारतीय दंड संहिता पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में लागू थी, ये सारा पूछेंगे। अच्छा, इवन ये दंड संहिता श्रीलंका में लागू थी, ध्यान रखना। ये दंड संहिता म्यांमार में लागू थी। क्यों? क्योंकि ये सारे दंड संहिता भारतीय ब्रिटेन ने बनाई, लेकिन श्रीलंका, म्यांमार ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो ये भारतीय कल्चर था, ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से थे, ठीक है ना, इसलिए वहां पर भी ये क्या था? लागू था। तो इस तरह से जो है ये टॉपिक है पूरा, और आगे भी हम इस तरह के टॉपिक लाने का प्रयास करते रहेंगे आपके लिए, और उम्मीद करते हैं जैसे चैनल पे जो टॉपिक अपलोड होगा तो आप लोग जैसे पूरे की पूरी तरह से जो है जोश खरोश के साथ जो है इसे जुड़ेंगे और इसे और ज्यादा जो है लाइक्स देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।